जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पार्टनरशिप एडमिशन यानी साझेदारी नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 31 मार्च 2016 को आ और बा एक फर्म के साझेदार हैं जिनका चिट्ठा निम्नवत है। इस तिथि को सा को साझेदार बना लिया गया, जबकि आ और बा की स्थिति इस प्रकार थी। इसका मतलब है ए और बी का यह बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है। आ तथा बा 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। इसका मतलब है ए बी का ओल्ड रेशो यानी पुराना अनुपात 3 और 2 का है। जब मिस्टर सी को यानी सा को ये प्रवेश देते हैं तो उसके सामने शर्त रखते हैं कि जब वह आएगा तो उस वक्त संपत्तियों का मूल्यांकन जब हुआ तो भवन जिसका दाम पहले था 8,000 रुपये लेकिन अब हो गया 18,000 रुपये यानी 10,000 रुपये बढ़ चुका है। रहतिया यानी स्टॉक पहले था 12,000 यानी 12,000, अब हो गया 16,000 यानी 16,000 रुपये, तो 4,000 रुपये इसका भी दाम बढ़ चुका है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में 2,000 रुपये का दायित्व निर्धारित हुआ, जबकि इस फंड में रखा जाने वाला जो रकम है वह 4,000 रुपये है, जबकि जो लायबिलिटी हुई 2,000 रुपये का निर्धारित हुआ है। उसके बाद सा अपने हिस्से की ख्याति के लिए 10,000 रुपये नगद लाएगा। सा आ तथा बाकी पुनर्मूल्यांकन एवं समायोजनाओं के पश्चात दोनों की संयुक्त पूंजी का 20% पूंजी के रूप में नगद लाएगा। भावी लाभ हानि अनुपात आ बा सा तीनों का 2-2-1 यानी 2-1 होगा, यानी न्यू रेशो पार्टनरशिप फर्म में सी के आने के बाद 2-1 हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा फर्म का बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहला काम, क्योंकि यह वो सवाल है जिसमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम यह है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी त्याग अनुपात निकालें, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होगी। वर्किंग में ओल्ड रेशो 3:2 है ए और बी का, जबकि ए बी सी तीनों का 2:1 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो, यानी हम ए के लिए 3/5 माइनस 2/5 करेंगे, तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशो 3/5 माइनस 2/5, दोनों 5 और 5 एक जैसे हैं तो 5 ही एलसीएम होगा। 3 में से 2 को डायरेक्ट घटा के 1/5 लिख देंगे। अगर हम बी की बात करें तो बी का ओल्ड रेशो 2/5 है, न्यू रेशो 2/5 ही है, तो यहाँ पर 2/5 में से 2/5 निकलेगा तो क्या बचेगा? नील बचेगा। इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग ए का ही निकल आया है, सी का तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो भाई नया पार्टनर है। सी जब न्यू पार्टनर है तो उसका कुछ नहीं होगा, वह एक अभी नया बंदा फर्म को ज्वाइन कर रहा है, उसके सैक्रिफाइसिंग गैनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो गुडविल बंदा मिस्टर सी लेकर के आएगा न्यू पार्टनर के रूप में, अगर वह ख्याति की रकम लाएगा तो वह सारी की सारी ख्याति मिस्टर ए को दे दी जाएगी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग मिस्टर ए का ही निकल के आ रहा है। अब हम रिवैल्यूएशन तैयार करेंगे यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट में जिस संपत्ति का दाम घटेगा उसको तो हम लिखेंगे डेबिट में, जिस संपत्ति का दाम बढ़ेगा उसे लिखेंगे क्रेडिट में। इसी प्रकार से लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज कम होगी उसे तो हम लिखेंगे क्रेडिट में यानी फायदा होगा। अगर किसी लायबिलिटी का दाम बढ़ेगा तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे यानी वह हमारा नुकसान होगा। तो सबसे पहला नंबर बिल्डिंग का है। 18,000 की बिल्डिंग हो चुकी है, जबकि बिल्डिंग पुरानी 8,000 की है। इसका मतलब है 10,000 रुपये बिल्डिंग का दाम बढ़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको बाय बिल्डिंग के नाम से 10,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद स्टॉक का दाम भी 12,000 से 16,000 हो गया, यानी 4,000 यानी 4,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है।
इसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन का पैसा एक लायबिलिटी के रूप में 4,000 रुपये रखा हुआ था, लेकिन लायबिलिटी मात्र 2,000 ही डिसाइड हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर लायबिलिटी से हमें 2,000 का फायदा हुआ। तो वर्कमैन कंपेंसेशन 2,000 रुपये, टोटल 16,000 रुपये का यहाँ पर जबरदस्त फायदा हुआ है। इस फायदे को ए और बी को 3 और 2 यानी उनके पुराने अनुपात में उनके पूंजी खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। इस 16,000 को 16,000 इंटू 3/5 ये आएगा और 16,000 इंटू 2/5 ये आएगा बी का हिस्सा। इस प्रकार से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इनका प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि महत्वपूर्ण है और यह जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे पुराना कैपिटल जो कि 10,000 8,000 लिखा है, उसे हम बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। जो न्यू पार्टनर मिस्टर सी आएंगे वो ए और बी की टोटल कैपिटल का 20% लाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, हमने लिखा तो है लेकिन आप यह समझ लीजिए कभी यहाँ पर यह कैपिटल मौजूद नहीं है। तो इस वक्त हम जो चीज़ें मौजूद हैं, जो कैलकुलेशन हमारे सामने मौजूद है, हम उसकी ही कैलकुलेशन करेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बाकी और चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर रिजर्व सवाल में देखेंगे तो यहाँ रिजर्व लिखा हुआ है 16,000 का, इसको हम ओल्ड रेशो में 3:2 में ए और बी को दे देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने देखा था 16,000 का फायदा हुआ था, उसे भी 3 और 2 के अनुपात में ए और बी को देंगे। जो मिस्टर सी प्रीमियम का पैसा यानी ख्याति का पैसा नगद लेकर आ रहे हैं 10,000 रुपये, वह हम किसको देंगे? मिस्टर ए को देंगे, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग इसी का निकल का आया था, बी का नहीं निकल का आया था। तो जिसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है, हम गुडविल नगद न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को उसी को दे देते हैं बाई प्रीमियम के नाम से। उसके बाद अब हम इसका टोटल करेंगे 10,000 9,600 9,600 10,000, टोटल ये 39,200 होगा। और इस प्रकार से बी का टोटल 20,800 यानी 20,800 होगा, क्योंकि सी के द्वारा लाई जाने वाली पूंजी इन दोनों की पूंजी का 20% होगा। तो यहाँ पर देखेंगे वर्किंग नोट में टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कैपिटल कितनी हुई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60,000 रुपये होगा। सी के द्वारा लाई जाने वाली पूंजी इस 60,000 का 20% होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सीज शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल टू 60,000 इंटू 20/100 यानी 20/100। तो यहाँ पर 12,000 रुपये इस प्रकार से मिस्टर सी के द्वारा लाई जाने वाली पूंजी बताई जा रही है। तो यहाँ पर बाई बैंक के नाम से अब लिख देंगे 12,000 रुपये। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, टोटल यह अमाउंट आएगा। डेबिट साइड में कुछ रकम नहीं होने की वजह से बैलेंस सीडी में यही सेम अमाउंट यहाँ 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 लिख दी जाएगी, क्योंकि यहाँ जब कुछ है नहीं तो इसमें से इसे घटा के यहाँ कुछ लिखना नहीं है, सीधा यही रकम यहाँ बैलेंस सीडी के रूप में लिख देंगे। तो बैलेंस शीट में हम इसी कैपिटल को लिखेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वह है कैश अकाउंट का। देखते हैं नगद इनके पास क्या हिसाब किताब है। पहले पुराने कैश बैंक को चेक कर लेते हैं। 9,000 रुपये का कैश शो कर रहा है। इसमें न्यू पार्टनर के द्वारा लाई जाने वाली ख्याति 10,000 रुपये और गुडविल की रकम जो कि वो लेकर आ रहा है, उसकी गुडविल नहीं कैपिटल की रकम जो कि वो 12,000 रुपये लेकर आ रहा है, ख्याति की रकम तो 10,000 ला ही रहा है। तो यहाँ देखेंगे बैलेंस बीडी में हमने 9,000 रुपये लिखा है और सी के द्वारा लाई जाने वाली कैपिटल की रकम 12,000 और प्रीमियम 10,000, कुल मिला के 31,000 रुपये यानी 31,000 रुपीज़ अब मौजूदा टाइम में बैंक या कैश बैलेंस सब कुछ जो नकदी का है वह 31,000 का हो चुका है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कैश या बैंक जो भी लिखेंगे वह सिर्फ 31,000 रुपये का होगा। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट के मुताबिक सबसे पहले एसेट्स की ओर चलिए चलते हैं। यहाँ लिखा है डेटर्स जो कि 11,000 रुपये का है। नीचे डेटर्स में कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं की गई है।
लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 18,000 कर दिया गया है, स्टॉक का दाम 16,000 कर दिया गया है। तो ऐसे ही हम भी लिखेंगे, स्टॉक का दाम 16,000, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम यहाँ पर 18,000, डेटर्स का दाम 11,000। उसके बाद प्लांट और मशीन 10,000 का है। यहाँ प्लांट और मशीन का दाम बढ़ा नहीं है, इसलिए प्लांट और मशीनरी 10,000 का ही रहेगा। कैश अब 31,000 का होगा, जो कि हमने कैश और बैंक अकाउंट में दिखाया था। इस प्रकार से इसका टोटल 86,000 यानी 86,000 हो जाएगा एसेट्स साइड में। अब चलते हैं लायबिलिटी में, पहले पुराना चीज चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे तो क्रेडिटर्स 12,000 का है, जो कि यहाँ पर क्रेडिटर्स के बारे में कोई परिवर्तन नहीं बोला गया है, तो हम 12,000 ही क्रेडिटर्स लिखेंगे। उसके बाद सामान्य संचय हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट चुके हैं, उसको बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन में 4,000 रुपए है, लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन की जो लायबिलिटी है वो 2,000 की ही डिसाइड हुई है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन की जो लायबिलिटी है वह 2,000 रुपये रहेगी। ये क्लेम है, इसको यहाँ पर क्लेम के रूप में ही लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस तो आपको दिखाई ही दे रहा है, 39,200, 20,800, 12,000 रुपये बैलेंस सीडी वाला ही यहाँ पर लिख देंगे। इन तीनों का टोटल 72,000 यानी 72,000 होगा। और इस प्रकार से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट का मिलान कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 86,000 दोनों तरफ का बैलेंस बिल्कुल इक्वल आपके सामने मौजूद है। बुक में इसका आंसर चेक करेंगे तो पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये सही है। सी के द्वारा लाई जाने वाली पूंजी 12,000 रुपये सही है। बैलेंस शीट 86,000 बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 क्वेश्चन नंबर है ये, और ये पार्टनरशिप एडमिशन का सवाल है। बुक है रीडर्स चॉइस। अनिल कुमार सुनील कुमार एक फर्म में साझेदार हैं और उनकी स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। उन्होंने प्रदीप कुमार को साझेदारी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। मशीनरी भवन और फर्नीचर का दाम 5% वार्षिक ह्रास लगाने के लिए कहा है। देनदारों पर 5% वार्षिक दर से संचित यानी कि बैड डेट्स प्रोविजन काटना है। 600 रुपये का नया जो साझेदार आता है वो ख्याति के लिए लाता है। प्रदीप कुमार जो कि न्यू पार्टनर हैं, उन्होंने 9,000 रुपये पूंजी के रूप में दिया है और उन्हें फर्म में भविष्य के लाभों में 1/4 का भाग मिलेगा। सब साझेदारों के पूंजी खाते, इस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में कर दिए जाएं। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, बैंक खाता तथा नया फर्म का चिट्ठा बनाइए। नए समानुपात तथा समायोजित पूंजी की गणना स्पष्ट रूप से दिखाइए। तो इसका मतलब जब ये लैंग्वेज आती है तो इस वक्त हमें नया रेशो, नई पूंजी निकालना अनिवार्य होता है। इसके लिए हमें नया रेशो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पुराने रेशो के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं होने की वजह से पुराने रेशो को हम 1:1 यानी कि 1 और 1 मानेंगे। तो 1 और 1 का टोटल 2 होता है, तो 1/2 और 1/2 माना जाएगा। तो शुरू करते हैं वर्किंग में। ओल्ड रेशो 1:1 है जो कि बुक में है। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल टू 1, मान लेते हैं पूरे फर्म का हिस्सा 1 है। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 3/4 आएगा। क्यों होगा? 4 1 जा 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3/4 होगा। तो 3/4 ही अनिल और सुनील को बांट दिया जाएगा आधा आधा, यानी 1/2 1/2। 3/4 इंटू 1/2 करेंगे यानी 1/2, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 की 1 से, तो 3/8 हो गया। ऐसे ही सुनील का निकालेंगे, 3/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/8 हो गया। अब क्योंकि इनके नीचे 8 आ रहा है, तो जो प्रदीप आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, तो उसके नीचे भी 8 लाना होगा। तो 8 लाने के लिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो जिससे हम मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे तो ये 2/8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा रेशो 3:3:2 यानी 3:3:2 हो जाएगा, यानी 3:3:2 हमारा रेशो होगा। तो ये जो 3:3:2 न्यू रेशो आया है, इसी के आधार पर नई फर्म का कैपिटल बांटा जाएगा। तो 1/4 के लिए मिस्टर सी यानी कि कौन?
प्रदीप। जब हम ABC करते हैं, ज़्यादातर हम सवालों में ABC ही पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर C जो कैटेगरी है वो मिस्टर प्रदीप की है। तो मिस्टर प्रदीप जब आ रहे हैं तो उन्होंने अपने 1/4 भाग के लिए 9,000 रुपये की कैपिटल इन्वेस्ट की है। इसके बाद अगर हम इसके आधार बनाने के लिए उन्होंने बोला है तो 1/4 भाग की पूंजी 9,000 होगी, तो पूरे फर्म की कितनी होगी? तो हम 1/4 को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसका उल्टा कर देंगे, तो 4/1 हो जाएगा। 1/4 के बजाय 4/1 को 9,000 से गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई। तो ये 9 4 36, यानी 9 चौक 36,000 रुपये पूरे फर्म की पूंजी होगी। इसमें से अनिल का, सुनील का, प्रदीप का हिस्सा तय किया जाएगा। अनिल की न्यू पूंजी होगी 3/8, इसे नए रेशो में बांट देंगे। इनका जो ये रेशो आया हुआ है 3/8, 3/8, 2/8, इसमें ये पूंजी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 36,000 इंटू 3/8 यानी कि 36,000 इंटू 3/8 करेंगे तो 13,500, 13,500 होगा। ऐसे ही सुनील का भी सेम टू सेम होगा। प्रदीप 9,000 रुपये लेकर आ ही रहा है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 36,000 इंटू प्रदीप का हिस्सा 2/8 काटेंगे, ये 2/8 काटेंगे तो 9,000 ही आएगा। तो 9,000 काटिए या मत काटिए, 9,000 तो जब भी ला रहा है तो उसको यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ सवाल होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, क्योंकि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल की रकम जो लाएगा उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर 1:1 ही होगा, क्योंकि जब इनका ओल्ड रेशो 1:1 है तो हम रिमेनिंग करके जब निकालते हैं तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है वही ओल्ड रेशो होता है और ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। लेकिन अगर सवाल में ये कहा जाए कि मिस्टर सुनील और अनिल ने मिस्टर प्रदीप को अपने हिस्से में से 3/8 दिया, किसी ने कहा दिया 1/4 दिया, 2/5 दिया, इस प्रकार से अगर शब्दों का प्रयोग होता है तो हमें वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना अनिवार्य होता है। ऐसे केसेज में हमें न्यू रेशो ओल्ड रेशो दोनों ही निकालना पड़ता है। हो सकता है ओल्ड रेशो को ऐसी सिचुएशन में अगर उन्होंने नहीं दिया है तो हमें जानना पड़ेगा कि ओल्ड रेशो अगर नहीं दिया तो इक्वल मानेंगे, अगर दिया है तो ओल्ड में से न्यू को घटा के सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ जो है उन्होंने पूछा कि ओल्ड रेशो न्यू रेशो, आखिर उसको बेस बनाकर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए, तो उसको हमने निकाल दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी न्यू रेशो भी दोनों यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और देखेंगे आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टेप बाय स्टेप क्या कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ देखेंगे भवन, मशीन, फर्नीचर तीनों का दाम 5% कम हो गया। फर्नीचर 120 रुपये होगा, मशीनरी 240 होगा और क्या बचा भवन 570 रुपये होगा। तो इनको हमने यहाँ पर लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी 240, बिल्डिंग 570। बिल्डिंग में स्पॉट लग गया है, आजकल कितना ही बढ़िया पेन खरीद लो लेकिन इंक जरूर छोड़ देता है। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर है 120 रुपये। इसके बाद यहाँ पर देनदारों पर भी 5% कटा है, तो देनदारों की जो रकम है वो 6,000 है, उसका 5% काटेंगे 300 रुपये आएगा। तो टोटल मिला के 1230 रुपये हो गए, क्योंकि ओल्ड रेशो जो है 1:1 है। अनिल और सुनील में यह जो है 1230 रुपये को हम इक्वल बांट देंगे, 615 615। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट, टोटल 1230 रुपये यहाँ पर बंट चुका है। इन संपत्तियों का दाम कम हुआ है इसलिए ये सब डेबिट में आए हैं। अगर इनमें से किसी का भी दाम बढ़ जाता तो उसको हम क्रेडिट में लिख देते। हालांकि ये चारों ही घटे हैं इसलिए इनको डेबिट में लिखा गया और घटने की वजह से इतने रुपए का लॉस हो चुका है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुरानी कैपिटल को ध्यान देंगे, 9,000 6,000 है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद रिजर्व फंड यहाँ लिखे 4,000 रुपये, उसको भी हम यहाँ पर 4,000 का रिजर्व नहीं है, रिजर्व है 3600 का। तो रिजर्व 3600 का है तो 1800 रुपये बांट देंगे, इक्वल रेशो है। न्यू पार्टनर मिस्टर प्रदीप आ रहे हैं, 9,000 रुपये ला रहे हैं, वह लिख देंगे। उनका प्रीमियम जो कि 600 रुपये है, गुडविल वाला पैसा यहाँ पर, तो उसको हम 300 रुपये इन दोनों को दे देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ है 1230 रुपये का, उसको डेबिट साइड में डाल दिया जाएगा।
इसके बाद हम नई पूंजी जो हमने यहाँ पर निकाला था वर्किंग करके 13,500, 9,000 रुपये, इस पूंजी को हम यहाँ पर बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे, क्योंकि किताब में वो लैंग्वेज है जिसकी वजह से ये हमें नई पूंजी लिखनी पड़ेगी। जब ये लैंग्वेज मिलती है, सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में कर दिए जाएं या समायोजित कर दिए जाएं, इस प्रकार से अगर कहा जाता है तो नई पूंजी निकाल के यहाँ लिखा जाता है। फिर इसका हम मिलान करते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का चेक करते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है। तो यहाँ चेक करेंगे तो पता चला डेबिट साइड ज़्यादा है, ये 14,115 है, जबकि ये 9, 1, 10, 11,100 रुपये है इतना। तो 11,100 रुपये घटा देंगे 11,100, 3,015 रुपये का यहाँ पर बाई बैंक के नाम से एडजस्टमेंट होगा, यानी इनको 3,015 रुपये लाना होगा। और ऐसे ही सुनील का 14,115 रुपये लाना है टोटल, लेकिन इनके पास 7, 1, 8, 9,100 रुपये ही है, तो 6,015 रुपये इनको और लाना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये टोटल हो गया 6, 1, 7, 8,100 रुपये, मैंने 9 बोला था शायद, तो ये है 8,100 रुपये। अगर हम 14,115 में से 8,100 रुपये घटाएंगे तो 6,015 रुपये आएगा। मिस्टर प्रदीप का जो टोटल है वो 9,000 ही है, 9,000 लाना भी है, 9,000 वो लेकर आ भी रहे हैं, तो इस प्रकार से इनको कुछ नहीं लाना, 9,000 के अलावा 9,000 दे दिया, संतुष्टि मिल गई है। इसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में इस बात का पुष्टि किया जाएगा कि आखिर कितने रुपए का नगद पेमेंट इनके पास आ चुका है। तो बैंक में रोकड़ 12,000 रुपये है, उसे हम बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। उसके बाद प्रदीप ने कैपिटल के रूप में 9,000 दिया, उसको लिखेंगे। प्रदीप ने प्रीमियम के पैसे दिए 600 रुपये, उसको लिखेंगे। उसके बाद जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वहाँ पर 3,015 रुपये मिस्टर अनिल ने, 6,015 रुपये मिस्टर सुनील ने ला करके दिया था, उनके पैसे भी यहाँ टोटल किए जाएंगे और इस प्रकार से 30,630 रुपये फर्म में कैश बैंक का टोटल हो चुका है। इसी को बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे और टोटल दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ध्यान से देखिए क्या चीज नया है और क्या चीज पुराना। जब हम पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान से देखते हैं तो बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट सेम टू सेम है, इनको कोई परिवर्तन न होने की वजह से इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके बाद कैपिटल, हम कैपिटल वही लिखेंगे जो हमारे पूंजी खाते में लिखा हुआ है बैलेंस सीडी के रूप में, इसी कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। इस प्रकार से इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल 54,000 रुपये कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे भवन में, मशीनरी में, फर्नीचर में 5% वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैश एट बैंक तो आपका वही रहेगा 30,630 रुपये, तो वही लिखेंगे। डेटर्स में 5% कम करेंगे 300 रुपये, तो 5700। फर्नीचर में भी 5% कम हो जाएगा तो 120 रुपये कम होगा 2280। इसके बाद मशीनरी में 5% कम करेंगे 4,560 होगा। और बिल्डिंग में 11,400 का 5% कम करेंगे तो 570 रुपये कम होकर 10,830 रुपये होगा। हम इसका अगर टोटल करेंगे तो ये 54,000 यानी 54,000 रुपये दोनों तरफ। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस शीट का जो टोटल है वो एकदम एक्यूरेट कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाइए। यह एक मुहिम है उन बच्चों तक वीडियो पहुँचाने की जिन बच्चों के पास कोचिंग सेंटर्स की सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और गांव तक उनकी पहुंच एजुकेशन के मामले में उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जितनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यह ऐसा हो सकता है यदि आप इसमें थोड़ा सा सहयोग देंगे तो उन बच्चों का भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।